हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में। इससे पहले की क्लासेस में हमने भारतीय संविधान को जाना और राज्य व्यवस्था क्या होता है उसके विषय में जाना और विभिन्न आधारों पर संविधान का वर्गीकरण किया। और फिर हमने देखा कि जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा द्वारा निर्मित है। आज हम इससे आगे राज्य के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम राज्य के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन राज्य के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें विभिन्न टर्मोलॉजी यानी शब्दावलियों को समझना आवश्यक है। 3 टर्म हैं, एक है देश, एक है राष्ट्र और एक है राज्य। कंट्री, नेशन एंड स्टेट। सामान्यतः हम ये तीनों शब्दों को एक दूसरे के समानार्थी शब्द के रूप में ले लेते हैं, लेकिन इसके मूलभूत तत्व में अंतर है। उन्हीं तत्वों के विषय में आज हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं देश। देश क्या है? एक जियोग्राफिकल टर्म है, एक भौगोलिक पद है जो किसी विशेष क्षेत्र की अवस्थिति को इंडिकेट करता है। जैसे अगर हम कहें कि भारत देश, तो भारत देश क्या है? भारत देश ये भारत का मानचित्र है मोटा मोटा। अगर हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश क्या है? जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इस क्षेत्र में भारत स्थित है। तो जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जो स्थित भूभाग है उसे हम क्या कहते हैं? भारत देश कहते हैं। तो जो भारत है या कंट्री है एक भौगोलिक टर्म है जो किसी क्षेत्र की अवस्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी कंट्री क्या है? कंट्री एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो किसी विशेष क्षेत्र या देश की अवस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो कंट्री हो गया। और राष्ट्र क्या है? इस भूभाग में कुछ लोग निवास करेंगे, कुछ जनसंख्या निवास करेगी। उन जनसंख्या का अपने इस भूभाग के प्रति जो भक्ति होगी, जो आस्था होगी, जो अपने देश के प्रति प्रेम होगा, यानी जो इमोशंस होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्र। जैसे हम जानते हैं कि पहले भारत ब्रिटेन का गुलाम था, भारत के लोगों का शोषण हो रहा था। धीरे धीरे भारत के लोगों में अपने भूभाग के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई और धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भारत अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक सोशियोलॉजिकल टर्म है जो राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भावना को प्रदर्शित करता है, यानी इमोशंस को इंडिकेट करता है। यानी ये क्या करता है? इमोशंस को इंडिकेट करता है। और हम ये राज्य, अब आते हैं हम राज्य।
राज्य क्या है? राज्य एक पॉलिटिकल टर्म है। राजनीति में हम देश राष्ट्र ना कहकर हम राज्य को संबोधित करेंगे, जो कि स्टेट एक पॉलिटी टर्म है, पॉलिटिकल टर्म है। तो चूंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि देश क्या होता है, राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है। इनमें मूलभूत अंतर आपको समझ में आया होगा। अब हम राज्य के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हम समानता राज्य को कह देते हैं कि 28 राज्य है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। पॉलिटिकल टर्म में राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 4 तत्व क्या हैं? एक निश्चित भूभाग होगा और उस भूभाग पर रहने वाले लोगों की संख्या होगी, अर्थात जनसंख्या, पॉपुलेशन। और इन जनसंख्या को नियंत्रित विनियमित करने के लिए एक सरकार होगी, गवर्नमेंट। और एक तत्व होगा संप्रभुता, सोवर्निटी। संप्रभुता जो है वो राज्य का सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। यानी संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। यानी किसी अगर राज्य के संदर्भ में देखें तो राज्य की जो सबसे शक्तिशाली तत्व है वो क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब किसी बाह्य हस्तक्षेप, मतलब किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना अपने निर्णय स्वयं लेना। अपने निर्णय स्वयं लेना ही क्या कहता है? संप्रभुता। संप्रभुता मीन्स स्वयं प्रभु, यानी स्वयं मालिक होना, अपनी मेरी मर्जी। यानी मेरी मर्जी के मैं दूसरों के साथ क्या संबंध स्थापित करता हूँ। संप्रभुता मीन्स सर्वोच्च शक्ति, यानी बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अपने निर्णय स्वयं लेना। जैसे व्यवहारिकता में देखें, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। रसिया भारत से कह रहा है कि आप मेरे साथ आ जाएं, और यूक्रेन कह रहा है आप मेरे पक्ष में लड़ें। लेकिन भारत चूंकि एक संप्रभु राज्य है, वह स्वतंत्र है, वह अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर भारत चाहे या रसिया के साथ रहे या यूक्रेन के साथ, अर्थात भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ठीक है। 15 अगस्त 1947। अगर 15 अगस्त 1947 से पहले देखें तो भारत के पास एक निश्चित भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन क्या संप्रभुता था? नहीं, संप्रभुता नहीं था, क्योंकि जो भारत था वो अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता था, बल्कि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश और या गुलाम था। यानी भारत में क्या होगा इसका निर्णय भारत ना लेकर बल्कि ब्रिटेन लेता था। इसीलिए 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को राज्य ना कहकर
बल्कि ब्रिटेन का उपनिवेश या गुलाम कहा जाता था। लेकिन जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत एक संप्रभु राज्य बना, अर्थात भारत अब अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। तो हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राज्य नहीं था, क्योंकि ये तीनों तत्व मौजूद थे और ये संप्रभुता नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद संप्रभुता भारत को मिल गया और भारत एक राज्य बन गया। यानी सर्वोच्च शक्ति जो है संप्रभुता है। इसलिए हम संप्रभुता को राज्य की आत्मा कह सकते हैं। संप्रभुता को हम क्या कह सकते हैं? आत्मा। और भूभाग, जनसंख्या और सरकार को हम शरीर कह सकते हैं। अर्थात राज्य का मुख्य तत्व क्या है? संप्रभुता है। जब तक संप्रभुता नहीं रहेगा, जब तक हम राज्य नहीं कह सकते। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत राज्य हुआ, क्योंकि संप्रभुता भारत को मिली। अब हम संप्रभुता को और ज्यादा गहराइयों से अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने राज्य के कॉन्सेप्ट को समझा कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। संप्रभुता, जैसा कि मैंने बताया कि संप्रभुता जो होती है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति होती है। संप्रभुता 2 होती है, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता क्या होता है? अगर राज्य अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, किसी बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के बिना, यानी देश के भीतर क्या होगा? देश के भीतर क्या होगा अगर उसका निर्णय स्वयं देश ले, तो देश आंतरिक रूप से संप्रभु होगा। अर्थात बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के बिना अगर देश के भीतर क्या होगा, इसका निर्णय अगर देश स्वयं ले तो वो आंतरिक रूप से संप्रभु है। जैसे व्यवहारिकता में देखें हम, जैसे अगर शाम को आपके घर में क्या बनेगा, इसके निर्णय अगर आप स्वयं लेते हैं तो इसका मतलब आप आंतरिक रूप से संप्रभु हैं। अगर वही निर्णय कोई और लेता है तो इसका मतलब आप आंतरिक रूप से संप्रभु नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो बिना किसी बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के बिना अपने देश के भीतर क्या होगी, क्या नीतियां होंगी, उसका निर्धारण स्वयं करना ही आंतरिक संप्रभुता होता है। और बाह्य संप्रभुता का मतलब देश का किसी दूसरे के देश के साथ क्या संबंध होंगे, उन संबंधों का निर्धारण अगर देश स्वयं करता है तो वो देश बाह्य रूप से संप्रभु है। जैसे इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। क्योंकि भारत संप्रभु देश है और भारत ये स्वतंत्र है कि वो रूस के साथ दे या यूक्रेन के साथ। यानी भारत अपने बाहरी देशों के साथ संबंधों का निर्धारण स्वयं करता है। जैसे अगर चाइना या अमेरिका अगर ये निर्णय लें कि भारत किसके साथ रहेगा,
अर्थात भारत के बाह्य निर्णय अगर चाइना या अमेरिका लें तो भारत बाह्य संप्रभु नहीं होगा। जैसे व्यवहारिकता में देखें, हमारा किसी पड़ोसी के साथ क्या संबंध होगा, अगर इसका निर्धारण कोई दूसरा करता है तो इसका मतलब क्या, हम बाह्य रूप से संप्रभु नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जैसे नाटो के साथ क्या संबंध होगा, इसका निर्धारण अगर स्वयं करता है तो इसका मतलब क्या कि वह देश बाहरी रूप से संप्रभु है। तो अभी तक हमने देखा कि संप्रभुता क्या होता है और संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता क्या होता है और बाह्य संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता को हमने पढ़ लिया। अब हम आज सरकार के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सरकार क्या है? सरकार एक साधन है। जैसे हम जानते हैं कि संसद द्वारा कानून का निर्माण होता है और उन कानूनों को जो कार्य रूप में क्रियाशील करता है उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो सरकार क्या है? सरकार एक साधन है जो नीतियों को लागू करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।